हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विद्यार्थी ज्ञान। फ्रेंड्स, एबीएम में से मॉड्यूल डी का चैप्टर नंबर 27 का पार्ट 1 देखेंगे आज। चैप्टर आपका है कंप्लायंस ऑडिट। तो कंप्लायंस ऑडिट के बारे में ये चैप्टर है। इससे पहले का जो चैप्टर था वो क्या था? कंप्लायंस फंक्शंस इन बैंक। ठीक है, तो बैंक में जो कंप्लायंस फंक्शंस होते हैं उसके रिगार्डिंग हमने लास्ट के चैप्टर में पढ़ लिया था। वहां क्या देखा था कि जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट होता है बैंक में, ठीक है, जिसका हेड कौन होता है? सीसीओ, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। तो जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट कुछ सालों से आरबीआई के द्वारा जो सारे बैंकों में एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट के रूप में ऑपरेट करने के लिए बोला गया है, उसमें से हमने वहां क्या देखा था कि जो भी रेगुलेटरी बॉडीज है, जैसे आरबीआई हो गया, सेबी है आपका, आईबीए, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडीज में कुछ है, आईबीए है, फिडाई है, तो ये सब के जो भी गाइडलाइंस है बैंकों के प्रति, उसको किस तरह से फॉलो किए जा रहे हैं उसके रिगार्डिंग एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट बनाए गए थे। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह जो भी है, तो उसके लिए कंप्लायंस डिपार्टमेंट था जहां पे सारी चीजों का कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको देखने के लिए कंप्लायंस डिपार्टमेंट होते हैं, जिसका हेड कौन होता है? सीसीओ होता है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होता है। तो इसके बारे में डिटेल में चर्चा हमने लास्ट के चैप्टर में कर ली थी। आज यहां जो हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में जो हम पूरा पढ़ेंगे वो क्या है? कंप्लायंस ऑडिट। तो सबसे पहले आप यहां पे ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कंप्लायंस ऑडिट का मतलब जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट है उसका ऑडिट करना यहां नहीं है। यहां कंफ्यूज हो सकते हैं आप कि कंप्लायंस फंक्शंस इन बैंक्स जो लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, तो फिर कंप्लायंस जो फंक्शंस थे, जो कंप्लायंस डिपार्टमेंट था, उसका ऑडिट की हम बात यहां पे नहीं करेंगे। ये कंप्लायंस ऑडिट का मतलब ये हो गया कि जो भी बैंक में ऑडिट किए जाते हैं, जो आपके इंटरनल ऑडिट किए जाते हैं, जो भी ऑडिट से रिलेटेड फंक्शंस है, तो यहां पे उसका मतलब ये कंप्लायंस ऑडिट है कि जो भी फंक्शंस किए जा रहे हैं बैंक में, उसका कंप्लायंस किस तरह से किया जा रहा है उसका ऑडिट करना, यहां पे उसका मतलब ये है। ऐसा नहीं है कि कंप्लायंस डिपार्टमेंट जो है उसका ऑडिट करना है। तो ये चीज तो सबसे पहले आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम और यहां देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक होगा इंट्रोडक्शन टू कंप्लायंस ऑडिट, जो हम पढ़ने वाले हैं। रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट पे। ठीक है, पढ़ेंगे। लाइन्स ऑफ डिफेंस अगेंस्ट बैंक, ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ऑडिट। तो यहां तक ये चार टॉपिक जो है आज के वीडियो में कंप्लीट हम करेंगे। आगे फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स रेलिवेंट टू द इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एसीबी, ठीक है, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड मॉनिटरिंग कंप्लायंस, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, डिस्क्लोजर अंडर लिस्टिंग रेगुलेशंस ऑफ सेबी। तो ये सारी चीजों को भी आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन आज यहां पे ये चार टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, लेकिन यहां पे इंट्रोडक्शन एक्चुअली किस चीज का है? ऐसा नहीं है कि जो कंप्लायंस ऑडिट है उसके बारे में। यहां पे कंप्लायंस ऑडिट हम आखिर करते क्यों हैं, ऑडिट किया क्यों जाता है, इसके बारे में ये यहां पे समझने की बात है। तो बैंक में क्या है? पब्लिक मनी इन्वॉल्व होता है, पब्लिक का पैसा होता है, तो वहां बहुत ज्यादा जरूरी है, सेफ गार्ड की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो उस सेफ गार्ड को मेंटेन करने के लिए, सही से पब्लिक का मनी सेफ रहे, तो इसके लिए क्या होता है कि आप गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, इंटरनली कुछ गलत काम तो नहीं हो रहा है, या हो सकता है कि गलती से ही कोई काम ऐसा तो ना हो कि जो कंप्लायंस होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सब चीज को देखने के लिए ही ऑडिट किया जाता है। ठीक है, जो गाइडलाइंस है, जो आपके रूल्स रेगुलेशंस है, वो सही से फॉलो हो रहे कि नहीं हो रहे, इसके लिए ऑडिट किया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो वही यहां पे पढ़ने की कोशिश करेंगे इस इंट्रोडक्शंस में कि आखिर किया क्यों जाता है, क्या जरूरत है ना, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है कि द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक्स इन मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। अब कोई यूजर्स है, यूजर्स मीन्स क्या हो गया कि जिसे भी जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट जानने का, बैंक का, उसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है, उसके शेयर परचेज करना है, उसमें मान लीजिए कि डिपॉजिट ही डालना है,
तो वैसे केस में उस बैंक का फाइनेंशियल पोजीशंस क्या है, तो इसकी जानकारी भी यूजर रखना चाहता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। They are interested in its liquidity and solvency and the risks related to the assets and liabilities recognized on its balance sheet and to its off balance sheet items। और जो यूजर है, जो इंटरेस्टेड है ना, वैसे केस में वो क्या चाहता है कि जो लिक्विडिटी बैंक की है उसकी पोजीशन क्या है, कि यदि हम पैसा इसमें डिपॉजिट करते हैं तो वहां से निकालना हो तो क्या वो हमें दे सकता है, उसकी लिक्विडिटी पोजीशंस कैसी होती है, सॉल्वेंसी कैसी है उसकी, ठीक है, सॉल्वेंसी और रिस्क कैसा है उसमें, है ना, डूबने का चांस कितना है, किस प्रकार से वो रिस्क को बियर कर सकता है, असेट की क्वालिटी क्या है, लायबिलिटी जो उन्होंने लोन दे रखा है उसकी क्वालिटी क्या है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स और भी उसके और ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स। ठीक है, तो ये सारी चीजों को वो जानना चाहता है। कौन जानना चाहता है? यूजर। यूजर क्या है? जो स्टेक होल्डर है, जो इंटरेस्टेड है उसमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है। देखिए, हर पब्लिक तो ऐसा नहीं करती है, लेकिन कहने का मतलब है कि यदि कोई चाहे तो ये सब चीजों की उसे जरूरत है, वो जानना चाहता है कि आखिर बैंक के जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, उसके रिस्क की जो है कैटेगरी किस प्रकार से है, कहां तक वो रिस्क झेल सकता है ना, उसकी लिक्विडिटी पोजीशन किस प्रकार से है, तो ये हर चीज जानना चाहता है, यदि कोई जानना चाहे तो। ठीक है, recently a lot of attention has been paid to the issue of market discipline, और इसी वजह से मार्केट डिसिप्लिन पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया है। मार्केट डिसिप्लिन क्या होता है? डिस्क्लोजर ऑफ द रेलिवेंट थिंग्स। मार्केट डिसिप्लिन का मतलब यह हो गया कि कोई भी चीज को आप छुपा के नहीं रखेंगे, जो भी चीज है उसे आप क्या करेंगे? डिस्क्लोज करेंगे। और यदि आप डिस्क्लोज करते हैं, इसका मतलब है कि मार्केट डिसिप्लिन है। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपका जो है उसमें आप अपना बताएंगे कि कितना आपके लिक्विडिटी रिस्क है, सॉल्वेंसी रिस्क है, कितना आपका असेट है, कितना लायबिलिटी है ना, ऑफ बैलेंस शीट आइटम से क्या स्थिति है, तो हर चीज डिस्क्लोज करेंगे। बात समझ में आ रही है? आपका एनपीए लेवल क्या है, प्रोविजन आपने कितनी, मतलब हर चीज को। तो कहने का ये मतलब हुआ मार्केट डिसिप्लिन में कि आप हर चीज को डिस्क्लोज करेंगे, कुछ छुपा के नहीं रखेंगे। ठीक है, तो जब छुपा के रखेंगे तो फिर यूजर जो है वो आपको क्या है कि वो सही से उसको पता ही नहीं चल पाएगा। इसी वजह से, और सब चीज डिस्क्लोज कैसे कर पाएंगे? जब प्रॉपर ढंग से ऑडिट किया जाएगा, इंटरनल ऑडिट होगा, ताकि कहीं कुछ छूटे ना और उस चीज को डिस्क्लोज किया जाएगा। तो ये यहां पे कह रहा है। बात समझ में आ रही है? देखिए, एक एक चीज को आप समझिए, तब आगे जाकर के जो हमें फाइनली ऑडिट पढ़ना है, ठीक है, इसमें क्या है, कंप्लायंस ऑडिट पढ़ना है, वो चीजें समझ में आएगी आखिर उसकी जरूरत क्यों हमें पड़ती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रिसेंटली अ लॉट ऑफ अटेंशन हैज बीन पेड टू द इशू ऑफ मार्केट डिसिप्लिन, कि हर चीज को डिस्क्लोज किया जाए इन द बैंकिंग सेक्टर। समझ में आ रहा है? Market discipline, however, works only if the market participants have access to timely and reliable information, which enables them to access banks' activity and the risks inherent in these activity। तो मार्केट डिसिप्लिन जब होगा, सब चीज डिस्क्लोज किया जाएगा सही से, तो कोई भी यूजर है वो क्या करता है कि इंफॉर्मेशन पे रिलाई कर पाएगा, है ना, रिलायबल इंफॉर्मेशन मिल पाएगा। ठीक है, कि जो भी इंफॉर्मेशन वो देख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो सब चीज सही है, वो रिलाई कर पाएगा उस पर, जब मार्केट डिसिप्लिन का कॉन्सेप्ट आएगा तब। ठीक है, और जो भी उसमें इनहेरेंट रिस्क है वो सब चीज को एनालाइज वो कर पाएगा उस बैंक से रिलेटेड, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उससे रिलेटेड। इनेबलिंग मार्केट डिसिप्लिन मे हैव सेवरल बेनिफिट। ठीक है, तो बहुत सारे इसके बेनिफिट्स होंगे, क्योंकि जब आपके यूजर्स जो है सो आपके सही चीज हर चीज एनालाइज कर पाएगा, इसका मतलब आपके साथ जुड़ेगा, आपका जो है सो बिजनेस बढ़ेगा। तो एक तरह से क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी बढ़िया है और यूजर्स के लिए भी बढ़िया है। मार्केट डिसिप्लिन हैज बीन गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस अंडर बेसल टू फ्रेमवर्क ऑन कैपिटल एडिक्वेसी बाय रिकॉग्नाइजिंग इट एज वन ऑफ थ्री पिलर्स। अब जो आपका आपका बेसल 3 की बात करें तो वहां भी मार्केट डिसिप्लिन को भी इंपॉर्टेंस दिया है। बेसल 2 में जो 3 पिलर्स हैं, 3 पिलर्स में से आपका क्या है कि मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी पे जोर दिया गया है, सुपरवाइजरी रेगुलेशंस पे बात की गई है, और क्या है कि मार्केट डिसिप्लिन पे बात की गई है। तो इसलिए मार्केट डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसल 2 में भी इसके बारे में यहां पे बताया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? Several banks are listed in stock exchanges
and shares of such banks shares are freely tradable in the stock market। तो क्या है, सारे जो भी बैंक हैं उसके सेवरल बैंक है ना, सेवरल बैंक, मोस्ट ऑफ द बैंक के क्या होते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में आपका उसके जो शेयर है वो ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है, फ्रीली ट्रेडेबल होते हैं। तो द प्रोटेक्शंस ऑफ द इन्वेस्टर, तो वैसे केस में जो शेयर को परचेज किए हैं जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टर इंटरेस्ट इन सच लिस्टेड banks is very important and calls for more transparency in the market of in the matter of disclosures in the accounts of the banks। ठीक है, तो ऐसे केस में ट्रांसपेरेंसी जरूरत ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है कि जब आपका स्टॉक एक्सचेंज में शेयर ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें कोई इन्वेस्ट करे या ना करे इसकी जानकारी उसे मतलब सही से कब लग पाएगी आपके बारे में, जब आप हर चीज को ट्रांसपेरेंट रखेंगे। ट्रांसपेरेंट रखेंगे इसका मतलब है कि मार्केट डिसिप्लिन को सही से आप फॉलो करेंगे, हर चीज को आप डिस्क्लोज करेंगे। तो यहां तक ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। और क्या कह रहा है कि एक देखिए, स्टेक होल्डर के बारे में आपने सुना होगा। स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर होता है स्टॉक होल्डर प्लस डिपॉजिटर। स्टॉक होल्डर मींस क्या हो गया कि जो आपका शेयर को परचेज कर रहा है, और डिपॉजिटर्स मींस क्या है, जो आपके साथ डिपॉजिट जमा किया है, और ये दोनों को मिला करके हम स्टेक होल्डर कहते हैं। तो स्टेक होल्डर मींस क्या हो गया कि जो आपके साथ कहीं ना किसी रूप में जुड़ा हुआ है, तो वो आपका क्या हो गया, आपका स्टेक होल्डर हो गया। तो बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू द बैंकिंग कंपनीज वेयर administered through the part 10A of इंडियन कंपनी एक्ट 1955। तो अभी जो बैंकिंग का रेगुलेशंस किया जाता है वो किस एक्ट के थ्रू किया जाता है? ये किया जाता है आपका 1949 के तहत। लेकिन इससे पहले जो 1949 जो बैंकिंग रेगुलेशन है, जो बीआर एक्ट 1949 है, इससे पहले किसके थ्रू किया जाता था बैंकिंग का रेगुलेशन? तो पार्ट 10A ऑफ इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के द्वारा किया जाता था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आपका क्वेश्चन यहां ये अराइज होना चाहिए कि 1949 में ये जब आया और ये 1956 की बात हो रही है, इसका मतलब तो पहले तो यही था, तो फिर इससे पहले इसके थ्रू कैसे रेगुलेशन किया जाता था? देखिए, ये आपका है इंडियन कंपनी एक्ट 1956, बीच बीच में रिवीजन होता रहता है। इससे पहले क्या था आपका इंडियन कंपनी एक्ट 1913, ठीक है, 1913 ये पहले थे। तो उसके बाद फिर से बाद में आपका जो है सो चेंज होकर के 1956 हुआ। अभी जो करंटली चल रहा है तो क्या है, कंपनी एक्ट 2013 चल रहा है। तो इस तरह से इसमें क्या है कि चेंजेज होते रहते हैं, इसके नए वर्जन्स आते रहते हैं। तो इसी वजह से आप कह सकते हैं कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 से पहले जो आपका रेगुलेशन का काम किया जाता था वो पार्ट 10A ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के द्वारा। बात समझ में आ रही है? द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस फॉर फॉर्मिंग अ सेपरेट एक्ट। अब यदि ये एक्ट चल ही रहा था तो अलग से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाने की क्या जरूरत थी? ठीक है, inter alia provides that while the primary objectives of the company laws is to safeguard the interest of the stockholder। देखिए, कंपनी जो लॉ था, जो कंपनी लॉ था उसका प्राइमरी फोकस ये होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, जो स्टॉक होल्डर्स हैं, उसका इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना। दैट ऑफ द बैंकिंग लेजिस्लेशन शुड बी द प्रोटेक्शंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द डिपॉजिटर। लेकिन जो बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट होते हैं उसका जो आपका मेन रेगुलेशंस का जो आपका एम है वो क्या है, डिपॉजिटर्स को सेफ करना। तो इसी वजह से यहां पे अलग से लाया गया क्या, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, क्योंकि बैंक्स में क्या है, मेनली डिपॉजिटर्स हैं। तो डिपॉजिटर्स के राइट को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जा सके, इसी वजह से क्या लाया गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नहीं तो पहले से जो चल रहा था वही चलता। तो इसी वजह से डिपॉजिटर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए,
The current disclosure requirement for banks are spelled out mainly in the following rules and regulation। अब देखिए यहां पे हम मार्केट डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं, डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं कि हर चीज ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, हर चीज पता चलना चाहिए पब्लिक को, जो स्टेक होल्डर हैं, जो डिपॉजिटर्स हैं, जो यूजर्स हैं, उसको पता चलना चाहिए सर चीज। तो इसका मतलब है कि जो बैंकिंग है, जो बैंक्स हैं, उसे क्या है कि आपको रेगुलेशन जो है जिसके तहत वो रेगुलेट किए जाते हैं, तो वो अलग अलग रेगुलेशन के तहत वो रेगुलेट जो किए जाते हैं, तो उसके अनुसार से प्रॉपर ढंग से क्या है उसका डिस्क्लोजर करें। जैसे कि अब बात करें द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, तो इसके द्वारा तो मेन तो रेगुलेशन किया ही जाता है। कंपनी एक्ट 2013, उसके भी जो गाइडलाइंस है वो भी आपका यहाँ पे फॉलो होना चाहिए। कंपनी रूल्स 2014, ध्यान दीजिएगा रूल्स है, कंपनीज रूल्स 2014, उसके जो गाइडलाइंस है वो भी फॉलो होना चाहिए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहता है, तो जब बैंकिंग से रिलेटेड है उस गाइडलाइंस को फॉलो होना चाहिए। आरबीआई गाइडलाइंस फॉर डिस्क्लोजर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आप प्रिपेयर करते हैं तो उसमें किस प्रकार से आपको डिस्क्लोज करना है चीजों को, है ना, कहां पे किस फॉर्मेट में करना है, तो ये सारे गाइडलाइंस यदि आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जो है सो मार्केट डिसिप्लिन का जो कॉन्सेप्ट है वो सही से लागू हो पाएगा। नेक्स्ट है कि आरबीआई गाइडलाइंस फॉर बेसल 3 नॉर्म्स, तो जो बेसल 3 रिक्वायरमेंट है तो उसके अनुसार से आरबीआई के जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार से भी ये होना चाहिए। जब ये सारे आप जो आपके एक्ट हैं इसके थ्रू आप काम करते हैं तो इसका मतलब है कि मार्केट डिसिप्लिन आप सही से कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बैंक, ठीक है, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए कि सारे बैंक एक जैसा ही किस प्रकार से डिस्क्लोज कर सकता है हर चीज को एक फॉर्मेट में प्रॉपर ढंग से, आरबीआई हैज एडवाइज्ड दैट द समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसी, जो सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसी या नोट्स टू अकाउंट्स, ये जो आपको शो करने होते हैं, इसके लिए उन्होंने बताया कि शेड्यूल 17 में आप सिग्निफिकेंट ऑफ अकाउंट पॉलिसी के बारे में वहां पे बताइए, और जो शेड्यूल 18 है वहां पे आप नोट्स टू अकाउंट्स, जो आप डिटेल्स एनालिसिस देते हैं नोट्स टू अकाउंट में, वहां पे शेड्यूल 18 जो है आपका है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का, वहां पे ये सारी चीजों को आप मेंशन करना है, तो ताकि यूनिफॉर्मिटी सारे को एक जैसा कर पाएंगे। देखिए अब यहां तक इंट्रोडक्शन था अभी तक, अब हम मेन जो हमें पढ़ना है उसकी ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने अभी तक क्या समझा कि जो यूजर्स होते हैं, जो डिपॉजिटर, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उसे इंफॉर्मेशन सही से चाहिए होता है, और सही से इंफॉर्मेशन जब हम देते हैं तब जाकर के यूजर जो है सो अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर पाता है। कहने का मतलब आपके साथ यदि आपके बैंक के साथ कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ यदि किसी भी प्रकार से जुड़ता है तो उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होता है जब उसकी जानकारी उससे रिलेटेड, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड उसे हर तरह से प्राप्त होता है। और वो हर तरह से प्राप्त कैसे हो सकता है, इसके लिए है कि मार्केट डिसिप्लिन होना चाहिए। मार्केट डिसिप्लिन कहने का मतलब हर चीज का डिस्क्लोज होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कोई चीज छुपा नहीं रहना चाहिए। कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का है तो ऐसा नहीं है कि उसका इंटरनली कुछ और है, बैलेंस शीट में कुछ और दिखा रहा है, इस तरह से क्या है कि यूजर्स का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। इसी वजह से मार्केट डिसिप्लिन पे भी जोर दिया गया, और बेसल 2 नॉर्म्स में भी इसका वहां पे जिक्र किया गया है, तो इसी वजह से मार्केट डिसिप्लिन जरूरी है। अब मार्केट डिसिप्लिन कहने मतलब हर चीज का डिस्क्लोज सही ढंग से करना, ठीक है, जो भी आपका है, जो भी कमियां है उसको डिस्क्लोज करना। तो अब डिस्क्लोज करने के लिए क्या है कि ऑडिट प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, प्रॉपर ढंग से ऑडिट होना चाहिए बैंक के अंदर, तभी जाकर के पता चल पाएगा कि कहां पे कमी है और किस प्रकार से उसका रिस्क है, रिस्क एपेटाइट कितना है, रिस्क किस तरह से, कौन कौन से रिस्क है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये सारी चीजों के लिए फिर क्या है कि ऑडिट का पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। अब ऑडिट में से यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है, रोल ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस। यहां ऑडिट तो हम पढ़ेंगे, लेकिन कैसा ऑडिट की बात कर रहे हैं, रिस्क बेस्ड ऑडिट, कि रिस्क को इन्वॉल्व करके, रिस्क को इन्वॉल्व नहीं करके, मतलब रिस्क कितना है, कैसा है, उस एंगल से भी ऑडिट करना ही क्या कहलाता है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट कहलाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें पढ़ना है। पहले क्या होता था, बहुत साल पहले की बाद से, ये जो है सो आपका लगभग 2 डिकेड्स पहले की बात करें हम, तब से जो है सो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट आपका होता है जो बैंकों में यदि हम बात करें तो। ठीक है,
पहले रिस्क बेस्ड नहीं इंटरनल ऑडिट होता था। अभी देखिए, अभी भी आपका इंटरनल ऑडिट जो होता है वो एक्चुअली में क्या है कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट ही है। जो बैंक में आप ऑडिट देखते हैं, ऑडिट जो आपका रेगुलर ऑडिट होता है, वो किस प्रकार का ऑडिट है? रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो क्या कह रहा है? द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ये क्या है? एक इंटरनेशनल बॉडीज है। तो ये क्या कह रहा है कि द इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनल ऑडिटर्स डिफाइंड, क्या डिफाइन करता है? रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग, RBIA, RBIA, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग, ठीक है, एज अ मैथोडोलॉजी, एक सेट ऑफ रूल्स है दैट लिंक्स इंटरनल ऑडिटिंग, जो इंटरनल ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिटिंग टू एन ऑर्गेनाइजेशन ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। और वहां पे जो इंटरनल ऑडिट होता है उसमें रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है उसको आपको ऐड करके जो ऑडिट किया जाता है वही आपका रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग के अंतर्गत। वही कह रहा है कि RBIA अलाउज इंटरनल ऑडिट टू प्रोवाइड एश्योरेंस, ये जो क्या करता है, ये RBIA एक एश्योरेंस देता है टू द बोर्ड दैट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, जो रिस्क का मैनेजमेंट किया जा रहा है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, आर मैनेजिंग रिस्क इफेक्टिवली, वो क्या है? रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज किया जा रहा है इन रिलेशन टू द रिस्क एपेटाइट, जो बैंक का रिस्क है, रिस्क सहने की शक्ति है, उसके आधार पे क्या है कि रिस्क यहां पे जो मैनेजमेंट प्रोसेस है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस है, उसको इफेक्टिवली क्या है? मैनेज किया जा रहा है सही से, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन एश्योर करता है? जब RBI किया जाता है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग जब होता है तो इसका काम ये है। इसका मतलब ये हो गया कि RBIA क्या चीज पे, इसका फंक्शन किस पे बेस्ड है, क्या करता है मेनली? तो RBIA इज नॉट अबाउट ऑडिटिंग रिस्क, ये जो है रिस्क को ऑडिट नहीं करता है, तो करता क्या है? बट अबाउट ऑडिटिंग द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, कि रिस्क, देखिए अब रिस्क तो रहेगा ही रहेगा बैंक में, तो रिस्क को ऑडिट नहीं करता है। इसका जो RBIA का काम होता है, इसका काम होता है कि मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, कि रिस्क को मैनेज कैसे किया जा रहा है, रिस्क तो होगा, तो रिस्क को मैनेज कैसे किया जा रहा है, इसका मेन फंक्शन यही होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्वेश्चन यहां डायरेक्ट इस लाइन से ही पूछ देगा कि RBIA इज नॉट अबाउट ऑडिटिंग रिस्क, रिस्क को ऑडिट करना नहीं होता है, इसका काम यह है कि रिस्क को मैनेज किस तरह से किया जा रहा है उसकी ऑडिटिंग किया जाता है, ठीक है। इट्स फोकस इज ऑन द प्रोसेस अप्लाइड बाय द मैनेजमेंट टीम, यहां पे होता है, इसका फंक्शंस है कि ये फोकस करता है कि प्रोसेस किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है मैनेजमेंट टीम के द्वारा, ताकि रिस्क जो है उसका मैनेजमेंट सही से किया जाए, रिस्क की ऑडिटिंग ये रिस्क मैनेजमेंट की ये ऑडिटिंग करता है। द रिस्पॉन्सेस टू द इंडिविजुअल रिस्क, अब कोई रिस्क है उस पे किस तरह से रिस्पॉन्स किया जा रहा है मैनेजमेंट के द्वारा, किस तरह से इंटरनली रिस्पॉन्स है, इस चीज के भी ऑडिटिंग यहां पे होती है। बात समझ में आ रही है? मींस यहां पे एक तरह से देख रहे हैं कि रिस्क को नहीं बल्कि रिस्क को कम कैसे किया जाए, रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए, उस पे इसका फोकस होता है। किसका? RBIA का, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग का। द प्रोसेस यूज टू असेस रिस्क, जो रिस्क को असेस करने का प्रोसेस है, टू डिसाइड ऑन द रिस्पॉन्सेस टू देम, टू मॉनिटर द रिस्पॉन्सेस एंड टू रिपोर्ट टू द बोर्ड। और क्या काम होता है इसका? और जो RBIA का काम क्या है कि द प्रोसेस यूज टू असेस रिस्क, रिस्क को किस तरह से असेस किया जाएगा, ठीक है, ये करता है। टू डिसाइड ऑन द रिस्पॉन्सेस टू देम, उसको किस तरह से फिर रिस्पॉन्स किया गया है, ठीक है, उस पर भी डिसाइड करेगा। टू मॉनिटर, किस तरह से किया गया है उस रिस्पॉन्स का, और फाइनली फिर रिपोर्ट भी ये करने का काम करेगा। तो ये सारा काम किसका है? RBIA का, ठीक है। तो जो भी ऑडिट होता है, जो ऑडिट आपका इंटरनल ऑडिट होता है, इसका मतलब है कि RBIA हो रहा है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग आपका होता है, क्योंकि वहां रिस्क को भी ध्यान में रख करके ऑडिटिंग की जाती है। अब नेक्स्ट है कि बैंक्स हैव इनहेरेंट रिस्क रिस्पॉन्स टू इट। अब बैंक में जब बैंक की जो कोई फंक्शंस की बात करें, कोई भी एक्टिविटी की बात करें, तो इनहेरेंट रिस्क होता ही होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ रिस्क होता है। इनहेरेंट रिस्क मतलब क्या हो गया
कि वहां पे ऑटोमेटिक रिस्क इन्वॉल्व है। जैसे बात करिए कैशियर की बात करें तो जब वो वहां पे जो नोट लेने और देने की बात होती है वहां पे, तो वैसे केस में रिस्क है ना, रिस्क तो इनहेरेंट रिस्क है कि ज्यादा किसी को पेमेंट कर दे, वो पैसे किसी से कम लेता है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि रिस्क वहां पे इनहेरेंट है, वहां पे ऑटोमेटिक रिस्क है। तो रिस्पॉन्स टू इट, उसमें रिस्पॉन्स किस प्रकार से दे हम ताकि उस रिस्क को, जो इनहेरेंट रिस्क है, उसे कम किया जाए। तो उसके बाद फिर बचता है रेसिडुअल रिस्क आर रिमेन्स आफ्टर रिस्पॉन्स। तो फिर जब इनहेरेंट रिस्क है वहां पे रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद भी आपका कुछ रिस्क बच जाता है, जो कि क्या होता है, रेसिडुअल रिस्क कहलाता है। दैट इज फ्रॉम द रिस्क एपेटाइट, कि जितने भी रिस्क है उसमें इनहेरेंट रिस्क है, वहां पे यदि आप रिस्पॉन्स देते हैं, कहने मतलब कंट्रोल करते हैं, तो भी आपका रिस्क बचता है, जिसे आप रेसिडुअल रिस्क के नाम से जानते हैं। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए अब फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लाइड, समझिए, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। लाइंस ऑफ डिफेंस अगेंस्ट रिस्क, रिस्क तो है, तो रिस्क जो है उसे कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए, लाइंस ऑफ डिफेंस, उसे डिफेंड करने के लिए कौन कौन से लाइंस हैं ना, कौन कौन सी जगह पे, कहां पे हम लोग रिस्क को किस तरह से डिफेंस उसका करते हैं, डिफेंड करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एंटिटीज हैव द प्राइमरी responsibility to approve a suitable business strategy and ensure prudent risk management in accordance with the risk bearing capacity। जो भी बैंक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वहां यहां कह रहा है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो सीनियर मैनेजमेंट है, उसका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो ऐसा पॉलिसी फ्रेम करे ताकि रिस्क को कम किया जा सके, रिस्क को प्रॉपर ढंग से मैनेज किया जा सके। तो इसलिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हो जाता है ना, कि प्रॉपर ढंग से क्या है कि बिजनेस स्ट्रेटजी वो बनाए, आपका जो प्रोसेस है क्या अपनाया जाना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में फ्रेम करे। तो ये सारा मेन किसका हो जाता है काम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट का, ठीक है, क्योंकि उसी के आधार पे तो आप काम करते हैं ना, जो भी आपके प्रोसीजर्स हैं उसके आधार पे। अब क्या कह रहा है कि द गवर्नेंस एंड एश्योरेंस फंक्शंस हैव टू एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इंटरनल लाइंस ऑफ डिफेंस। क्या कि गवर्नेंस फंक्शन, अब यहां पे रूल्स बना दिया गया है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सीनियर मैनेजमेंट के द्वारा बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई गई, अब उसके आधार पे आप क्या करते हैं, काम करते हैं ना। गवर्नेंस एंड एश्योरेंस फंक्शंस हैव टू बी एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इंटरनल लाइंस ऑफ डिफेंस, तो उसके आधार पे आप काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आरबीआई हैज फोकस्ड ऑन द स्ट्रेंथनिंग दीज इंटरनल डिफेंसेस बाय अडेप्टिंग द सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस। तो यहां पे किस तरह से आरबीआई के द्वारा ये भी बताया गया है, इसमें फोकस किया गया है। तो यहां पे समझिए इसमें क्या है कि एक बोर्ड कमिटी जो है, यहाँ पे जो पॉलिसी है उसको फ्रेम करने का काम किया जाता है, जो सीनियर मैनेजमेंट है उसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। उसके बाद क्या है कि रिस्क, इसका मतलब यहां पे हो गया कि यदि प्रॉपर ढंग से आप सही से बिजनेस स्ट्रेटजी बनाते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं उसका यदि पॉलिसी सही से बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो है सो रिस्क को आप यहां पे कम कर सकते हैं, ठीक है, जो बोर्ड कमिटी के द्वारा है, सही से यदि रूल बनाया जाए तो। अब उसके बाद क्या है कि आपका फाइनली जब इंप्लीमेंट की बात आती है, उसके अकॉर्डिंग काम करने की बात आती है, तो कौन करता है नीचे लेवल पे, जैसे रिस्क टेकर कौन है, रिस्क को सबसे पहले कौन लेता है, बिजनेस फंक्शन, जहां पे बिजनेस एक्चुअली में होता है, आप लोन देने का काम कर रहे हैं, इसका मतलब फाइनली क्या है कि बिजनेस फंक्शन आपका कहां पे हो रहा है, जहां से लोन मिल रहा है, जहां से लोन दिया जा रहा है, इसका मतलब रिस्क टेकर का काम कौन करता है, बिजनेस फंक्शन जहां पे होता है, ठीक है। तो रिस्क टेकर का काम करता है, इसका मतलब है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, यदि यहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को यदि हम सुधार लें, थोड़ा सा अच्छा कर लें, तो यहां पे रिस्क कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आप लोन दे रहे हैं, रिस्क टेकर का काम कर रहे हैं, आप सही से उसके जो बोरोवर है उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसके आपका जो है सो क्या है कि सीआईसी का रिपोर्ट जो है, ठीक है, ये सारी चीजों को, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का रिपोर्ट जो है, उसके आधार पे यदि आप सही से एनालाइज करके उसको प्रॉपर अप्रेजल उसे करके देते हैं, तो हम कहेंगे कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में रिस्क को
कम किया जा सकता है। ठीक है, और जब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में रिस्क कम हो जाएगा और कुछ रिस्क फिर भी रहेगा, तो वैसे केस में नेक्स्ट आपके जो रिस्क ओवरसाइट जो देख रहा है, मतलब रिस्क मैनेजमेंट, तो जो रिस्क मैनेजमेंट है इसका मतलब मान लीजिए कि ब्रांच लेवल पे आप दे रहे हैं तो उसके ऊपर आपका सर्कल ऑफिस है, रीजनल ऑफिस है, तो वहां पे काम करेगा रिस्क ओवरसाइट करने का, मतलब है कि रिस्क को फिर वहां पे देखेगा, रिस्क मैनेजमेंट का काम वहां भी होगा। तो ये आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाएगा। इसका मतलब जो भी रिस्क बचा वो फिर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में यहां पे उसे कम किया जा सकता है कि कहीं कोई गड़बड़ी है तो आपको फिर बोला जाएगा कि नहीं आपने ये डॉक्यूमेंट नहीं लिया, या तो फिर कोई यदि कोई इशू है तो फिर क्या किया जाएगा, जो रिस्क टेकर ब्रांचेज है जहां से इशू किया गया है, जहां लोन दिया गया है, वहां फिर इसे बोल करके उसे सुधारा जा सकता है। इसका मतलब सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का काम ये करता है। और उसके बाद भी यदि रिस्क बचता है तो वैसे केस में रिस्क एश्योरेंस मतलब इंटरनल ऑडिट जो होता है आपका, वो आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में काम कर सकता है। इसका मतलब है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से यदि छूट गया कुछ तो उसके सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में फिर उसको बचाया जाएगा, वहां भी यदि कुछ वैसा है तो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में फाइनली जो है सो उसको क्या किया जाता है, वहां पे उसे रिस्क एश्योर की एश्योरेंस किया, मतलब यहां पे फाइनली जो है सो उसको इंटरनल ऑडिट के केस में उसे देखा जाता है। तो ये आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। बात समझ में आ रही है? तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं कि रिस्क टेकर जो है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिस्क टेकर किस प्रकार से कौन से लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। तो रिस्क टेकर मतलब फाइनली जहां से रिस्क लिया गया है, फाइनली जहां पे वो फंक्शन किए गए हैं, वो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में होगा। रिस्क ओवरसाइट जो होता है, रिस्क मैनेजमेंट, वो आपका सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, और जो ऑडिट का फंक्शन होता है वो आपका थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपका एक्सटर्नल ऑडिट भी होता है, सुपरवाइजरी रोल्स भी होते हैं। तो ये सारी चीज है, लेकिन आपको यहां पे मेनली फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस को याद रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ऑडिट। जो इंटरनल ऑडिट होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इंटरनल ऑडिट यहां सिर्फ बोल रहे हैं, लेकिन इसका मतलब आपका क्या है, आरबीआईए। आरबीआईए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग की बात हो रही है। ठीक है, जहां भी इंटरनल ऑडिट है, क्योंकि अब जो बैंकों में होता है वो आरबीआईए रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट होता है। शॉर्ट में भले ही हम लोग इंटरनल ऑडिट कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वो आरबीआईए ही है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है ये तो आपको भी पता चल गया होगा कि जो सही से गाइडलाइंस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उस चीज को, सारी चीज को देखने, जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, वो सारी चीजों को पॉइंट आउट करना है ना, ताकि एक सही से मार्केट डिसिप्लिन की ओर हम लोग बढ़ पाए, प्रॉपर ढंग से ट्रांसपेरेंसी आपका मेंटेन हो पाए। ठीक है, और आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है कि लंबे समय तक चल पाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए, ऑल बैंक्स सेल एडॉप्ट द रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट अप्रोच। ठीक है, वही अभी बताया कि सारे बैंक अब क्या करते हैं कि रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट ही जो अप्रोच है वही अपनाते हैं, इन लाइन विद द आरबीआई रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्ट ऑफ द ऑडिट। जब भी ऑडिट होता है तो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट आरबीआई के गाइडलाइंस के आधार पे वो क्या किए जाते हैं, किए जाते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरनल ऑडिट एट द बैंक इज टू एग्जामिन द बैंक्स इंटरनल कंट्रोल, कि बैंक का इंटरनल कंट्रोल किस तरह से है ना, चीजों को सही से इंप्लीमेंट किया गया है कि नहीं, जो भी गाइडलाइंस कहता है तो वो बैंक का इंटरनल कंट्रोल देखता है ना, इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट, इंक्लूडिंग सिस्टम्स, प्रोसीजर्स, गवर्नेंस। ठीक है, कि सिस्टम किस तरह काम कर सकता है, आपका प्रोसीजर कैसा है, उसके अनुसार से आप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। गवर्नेंस जो आपका है, जो आपका गवर्नेंस मीन क्या है कि जो सिस्टम चलाना है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो चलाया जा रहा है, तो वो प्रॉपर ढंग से एज पर गाइडलाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड प्रोवाइड एंड एश्योरेंस दैट दीज आर एडिक्वेट टू मिटिगेट रिस्क, और ये भी देखना है कि जो भी आपका फंक्शंस आप कर रहे हैं वो रिस्क जो है उसको मिटिगेट करने में आप कहां तक सक्षम है, कहां तक उसका मैनेजमेंट आपका हो रहा है। तो ये चीज का भी एश्योर कौन करता है, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट जो बैंकों में होता है। ठीक है, देखिए, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, इसका ऑब्जेक्टिव की मैं बात करें तो क्या है, तो अभी तक तो समझ ही लिया आपने, वही सी सारी चीजें फिर यहां भी होगी कि रिव्यू पोटेंशियल इनहेरेंट रिस्क, जो इनहेरेंट रिस्क है, जो एक्टिविटी है उसमें जो रिस्क होता है ना, उसका जो इनहेरेंट रिस्क प्रोसेस है, कंट्रोल्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस टू मिटिगेट देम, जो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है वो किस तरह से उसे कम कर रहा है, उस चीज को भी रिव्यू करना। रिव्यू द सिस्टम्स टू इंश्योर कंप्लायंस विद लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है, उस चीज को सही से फॉलो कर रहा है कि नहीं, उस चीज को देखना। आइडेंटिफाई डेफिशिएंसी इन
इन कंट्रोल इन्वॉल्वमेंट एंड मॉनिटर क्लोजर ऑफ एक्सेप्ट आइटम, प्रोवाइड इंश्योरेंस एश्योरेंस टू द बोर्ड and top management about the adequacy and effectiveness of the risk management and control framework in the bank's operation, कि सब चीज सही चल रहा है इसके बारे में टॉप मैनेजमेंट को बताना। द स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथन कंट्रोल्स एंड चेक्स टू इनहांस एफिशिएंसी इन द बैंक्स ऑपरेशन, कंट्रोल चेक्स लगा करके क्या है कि यहाँ पे जो एफिशिएंसी है, बैंक की एफिशिएंसी है, उसे भी बढ़ाना। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी एक ही लोगों को बहुत ज्यादा आपका डिस्क्रिशनरी पावर दे दिया गया है, तो इस चीज का भी यहाँ पे क्या है चेक्स लगाना, उसका बात समझ में आ रही है, ताकि एक एफिशिएंट मैनर में आपका जो बैंक का ऑपरेशन है वो चल पाए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो कंट्रोल एंड चेक्स मैनर में ये यहाँ पे जो आपका बैंक का ऑपरेशन है वो होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसा ना हो कि ये भी देखना कि किसी को लोनिंग पावर जो है सो दिया हुआ है 10 लाख का, वो 12 लाख कर रहा है, तो ये सारी चीजें को ये भी यहाँ पे प्रॉपर ढंग से फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में यहाँ पे बात करना। ठीक है, टू इंश्योर दैट द इंस्ट्रक्शंस एंड द वेरियस इंटरनल पॉलिसी गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम आर अदर टू, और जो भी गाइडलाइंस बीच बीच में आते रहते हैं, आरबीआई की बात है, चाहे तो आपका इंटरनल गाइडलाइंस है, वो सारी चीजों को प्रॉपर ढंग से फॉलो हो रहा है नहीं, इसका भी इंश्योर करना। ठीक है, तो आगे भी ऑब्जेक्टिव है आरबीआई की, क्या है कि टू वेरीफाई वेदर देयर इज एनी डेरिलिक्शंस, कहीं कोई आपका लापरवाही तो नहीं है, ऑन द ड्यूटी ऑफ द ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ एनी ऑफ द एम्प्लॉय, जो भी काम कर रहे हैं उसमें कहीं ऐसा तो नहीं कि लापरवाही बरती जा रही है, सही से नहीं किया जा रहा है, इस चीज को भी देखा जाएगा। टू वेरीफाई वेदर देयर इज एनी ट्रांसग्रेशंस, ठीक है, कहीं जो है सो उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ऑफ द पावर एट वेरियस ऑपरेशनल लेवल, जो अलग अलग लेवल है जहां पे काम किए जा रहे हैं वहां कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो है सो क्या है कि उल्लंघन जो गाइडलाइंस है उसका किया जा रहा है। तो ये सारे क्या है, ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑपरेशंस किए जाते हैं बैंक में उसमें से देखना है कि सही ढंग से एज पर गाइडलाइंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है सो क्या है आरबीआईए जो इंटरनल रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटर की बात होती है, यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और फाइनली ये क्या कि इंटरनल ऑडिटर ड्यूरिंग देयर इंस्पेक्शन शुड कंटिन्यू टू कैप्चर ब्रीच नॉन कंप्लायंस एंड रिपोर्ट टू द सेम टू द चीफ कंप्लायंस ऑफिसर जो होते हैं। अब चीफ कंप्लायंस ऑफिसर को क्यों किया जाता है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस को देखता है कि जो आपके रेगुलेटरी बॉडी हैं, बाकी जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसका सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए चीफ कंप्लायंस ऑफिसर्स को भी जो भी यहाँ पे इंस्पेक्शन किए जाते हैं उसका भी यहाँ पे रिपोर्ट उसे किया जाता है। फिर सेंट्रल ऑफिस, ठीक है, अंडर कॉपी ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट जो आरओ जेडओ है उसे कॉपी उसका भी किया जाता है, एंड रिस्पेक्टिव रीजनल और जोनल हेड। तो जब आपका इंस्पेक्शन किया जाता है, जब ऑडिट किया जाता है, तो इसके बाद ये सब कॉपी जो है सो इन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। बात समझ में आ गई। तो आज की टॉपिक यहीं तक हम लोग रखते हैं। बाकी देखिए इसमें इंपॉर्टेंट आपका ये बनता है कि क्या क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो ध्यान से एक बार देख लीजिएगा चीजों को। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट के वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।